आज आपके सामने एक छोटी सी मोहन कहानी पेश कर रहा हूँ। उस कहानी को आप अपने जीवन में उतारोगे। एक बार क्या होता है कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकल जाता है। तो शिकार मिलता नहीं है, भटकते भटकते काफी दूर तक निकल जाता है राजा। थोड़ा नजदीक आ जाओ, आवाज नहीं आएगी। तो काफी जंगल का जो रास्ता है काफी तय कर लेते हैं। वहां पे क्या देखते हैं कि एक डाकू की गुफा है। राजा को पता चल जाता है, सैनिकों को पता चल जाता है। सैनिकों वहां पे वो क्या देखते हैं कि एक तोता है और तोता जोर जोर से आवाज निकालता है कि राजा आया, राजा आया। इसके पास जितना भी धन है उसको लूट लो, चुरा लो। सैनिकों ने ऐसा सुन लिया, राजा ने सुन लिया, तो राजा और सैनिक दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते काफी दूर तक फिर निकल गए घने जंगल में। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे, सुस्ताने लगे। वहां पे भी एक तोता था। उसने फिर आवाज निकाली कि आइए राजन, आपका स्वागत है। यहाँ पे बड़े महात्मा रहते हैं, आपकी कुटिया में स्वागत है और आप पानी या भोजन ग्रहण कीजिए आराम से। तोते की बात मानकर जो राजा है उसके सैनिक उस कुटिया में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। वहाँ पे बड़ा सिद्ध महात्मा आराम से ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। वहाँ पे उनको पूरा भोजन की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है। तब राजा उस महात्मा से एक प्रश्न पूछता है कि महात्मा जी एक बात बताइए आप, कि पूरी कहानी सुनाता है अपने को, पीछे की जो देश की जो कहानी को सुनाता है कि एक ही प्रजाति के प्राणी अलग अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तब वे जो महात्मा ने उसने जवाब दिया कि जो पीछे जो तोता जो आवाज निकाल रहा था, जो बता रहा था, वो किसकी संगत में था, डाकुओं की संगत में। और यहाँ पे जो तोता है वो किसकी संगत में है, अच्छे लोगों की संगत में है। तो तोता अपनी संगत के अनुसार क्या कर रहा है, व्यवहार। संगत के अनुसार उसका जीवन है वो परिवर्तित हो गया। तो ये जो छोटी सी कहानी है मैंने आपको क्यों बताई है, इसका मोल बहुत जबरदस्त है। और मानो चाहे मत मानो, आदमी के जीवन में व्यक्तित्व जो विकास होता है उसमें माहौल का सबसे बड़ा रोल होता है। कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास दो चीजों से होता है, एक तो आनुवंशिक जेनेटिक और एक वातावरण पर्यावरण। अब जैसे किसी परिवार में अच्छा माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, अच्छे संस्कारों का माहौल है, अच्छा परिवेश है, तो वहां के बच्चे आपको अलग ही मिलेंगे। और एक और बताता हूं मैं कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति आपस में बात करता है तो उसके लालन पालन का, उसकी परवरिश का, उसके परिवार का पता चलता है कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है। तो आपकी जो संगत है, हालांकि इस उम्र में संगत में हम टूटते ही जाते हैं, लेकिन आपको ऐसी संगतें रखनी है, ऐसे लोगों के संपर्क में रहना है जिससे हमारा भविष्य क्या हो, उज्जवल। क्यों? क्योंकि चाहे कॉलेज के हो, चाहे 12वीं क्लास के, चाहे 11वीं के, जो दोस्त हैं जो आपको अच्छी सलाह नहीं देते और आप उनके टच में रहते हो, साथ में रहते हो, वो आपको आगे तक नहीं ले जा सकते। इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहिए। कहते हैं कि जैसी संगत है वैसी रंगत। तो मेरा कहने का भाव यही है कि आप अच्छे अंकों से पास हो 12वीं क्लास में और अच्छे लोगों के साथ में संपर्क में रहो और अच्छी संगत में रहो और अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम क्या करो। बैठे बैठे नहीं, आप आप एपीजे अब्दुल कलाम का जीवनी पढ़ी गई, नाम सुना होगा।
उनका एक बेस्ट कोटेशन क्या है? नहीं, एपीजे कभी आपने सपने नहीं? किसको याद है? इस कोटेशन में बात आप सपने देखो, और कई कहते हैं कि देखो मेरा व्यू ये कहता है कि कई ऐसा कहते हैं कि छोटी सोच रखो। नहीं, मैं तो आसमान की सोच रखो। अरे आसमान में नहीं जा पाए तो कम से कम पर्वत पर तो जा पाएंगे, पर्वत पर नहीं जा पाए छोटी पहाड़ी पर जा पाएंगे, पहाड़ी पर नहीं जा पाए तो छोटे और पे। और आपने सोच लिया कि छोटे से पत्थर पे जाना, ऊंचाई पे जाना है, तो आप कहां तक जा पाओगे? तो हमेशा क्या रखो, ऊंची सोच रखो। तो कोटेशन ध्यान से पढ़ना, उनका पूरा का पूरा उसमें मिल जाएगा। सपने लेने शुरू करो, और सपने हैं वो आपको सोने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसको पूरा करने के लिए आप जी जान से आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा, मेरे को ये करना है। और आदमी का लक्ष्य होता है, लक्ष्य वो जरूर होना चाहिए। अब जैसे मैं मेरे गांव से चला, मेरे को गुरु आना था, मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को जाना कहाँ है, मेरे को जाना कहाँ है। तो आदमी जा सकता है क्या? अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। यही बात प्रश्नों पे लागू होती है। जब आप एग्जाम देते हैं तो जिस विद्यार्थी के अगर प्रश्न समझ में आ गया उसको उत्तर भी समझ में आ जाता है, ये गारंटी से लिख दे सकता हूँ मैं। भी बड़ी समस्या ये है कि प्रश्न समझ में नहीं आता पहले। और एक और बात बताता हूँ कि इस संसार में हर समस्या का क्या है समाधान, अगर हम हाँ सर और कोई अभी में ज्योग्राफी में से 100 रुपए से आओ तो 100 में से 100 अंक कैसे लाया जाए वो टिप्स बताओ पड़ेगा। हाँ 100 में से 100 है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपका ब्लूप्रिंट है सरों से अच्छी प्रकार से कंसिडर कीजिए कि कौन से पार्ट में कितने नंबर का एवरेज लगाएगा, एक नंबर का आएगा, कितने नंबर में बड़ा प्रश्न आएगा। अब जैसे आप बड़ा प्रश्न आता है उसमें आप कर रहे हो तो 3 नंबर में बड़ा छोटे प्रश्न कोई पहली वाली बात नहीं। तो एक पॉइंट दा पॉइंट उसको क्या कीजिए, टच कीजिए। और साथ में अभ्यास करो। अभ्यास कैसे? जैसे सर ने टेस्ट लिखा है तो टेस्ट में आप टेस्ट लेने के बाद में अगर आपकी जो कमियां हैं उसको आप देखिएगा मेरी उस टॉपिक में कहाँ क्या गलती है। और साथ में जो आपके मैन में जो फिक्स एक और कोई भी चीज हो, जैसे रसोई में सामान रखा होता है, 2 जगह 2 रसोइयां दे रखी हैं, एक में बिल्कुल बिखरा हुआ है, एक में बहुत व्यवस्थित है, तो सुंदर कौन सी कर जाएगी? तो आपको जो आपका पेपर है, आपका जो प्रश्न करने की उत्तर करने की जो स्टाइल, आपकी लिखने की जो कला है, वो भी एग्जामिनर को बहुत प्रभावित करती है। आप किस प्रकार से उस प्रश्न को उत्तर को नंबर वाइज लिखते हो, फिर मैन जो बातें हैं हेडलाइन नीचे करते हो, आप हेडलाइन भी जरूरी होती है एग्जाम देकर उस पर बहुत ज़्यादा। हाँ, और शुरुआत कहते हैं कि जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका एंड भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो शुरुआत हमेशा जो अच्छे आपको अंक प्रश्न आते हैं उसकी आप उससे शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ाहट में। और एक और ध्यान रखना कि अथवा के जो आते हैं ना, अथवा के उसमें उलझन पैदा होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अथवा वाले में लास्ट में भी या पहले भी ये मेरे को आता है, करते करते क्या होता है दिमाग में आता है ना, वो आता है अरे इसमें इतने में टाइम नहीं, टाइम वैसे भूगोल में इतना ज़्यादा नहीं होता। मैथ में भी आपके कोई सवाल छूटे नहीं सकता आपको याद। तो एक एक चीज को एक एक पॉइंट आप पॉइंट है उसको आप टच कीजिए,